Hey everyone, welcome to CP classes. तो आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स का क्विज बाय मींस ऑफ 15 क्वेश्चंस. तो जो करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस किए जाएंगे ऑफ द पास्ट वीक एंड अलॉन्ग विद दैट आपको गिवन होंगे 4 ऑप्शंस जिसमें से सिलेक्ट करेंगे आप अपना करेक्ट ऑप्शन जो आपको सही लगता है. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द करेक्ट आंसर अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन के जो गिवन ऑप्शंस है उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्यों है. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला क्वेश्चन वी हैव इज कि R21/Matrix-M वैक्सीन which is recently in use is used to prevent which disease? A. Malaria, B. Dengue, C. Tuberculosis, D. Hepatitis B. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मलेरिया. तो R21 मैट्रिक्स एम जो है वो मलेरिया के लिए स्टैंड कर रहा है, दैट इज मलेरिया वैक्सीन. वो प्रिवेंट क्या करेगा? प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरियम मलेरिया, जो कि एक मस्कीटो बॉर्न डिजीज है, इंडिया में भी बहुत कॉमन है अलॉन्ग विद अफ्रीका. सो अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इसका लाइसेंस मिल गया है. क्यों? क्योंकि 2021 के ईयर में 77% ऑफ एफिशिएंसी इसने दिखाई है इन यंग वेस्ट अफ्रीकन children. So as a result, अब इसे लाइसेंस मिल गया है टू द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एज अ vaccination to what? Malaria vaccine for Plasmodium falciparum malaria. So next question we have is कि consider the following statement with the respect to ANGAN 2022 conference. First, it aims to make zero carbon transition in buildings. Second, it is organized by Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power under the Indo-Swiss Building Energy Efficiency Project. Which of the above statements given is or are correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. तो अब हम कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं. तो 3 दिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ANGN 2022, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट. तो 14 सितंबर को शुरू हुई, 3 दिन यानी कि 17 सितंबर तक चली. अब यहाँ पे इसका मेन फोकस क्या है? कि पहली बात कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है व्हीकल्स के ऊपर भी BS6 के थ्रू के एमिशंस जो है वो कम हो सके. ठीक है, साथ ही साथ डीजल इंजन भी बंद हो रहे हैं. सो अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं. अलॉन्ग विद दिस अब हम क्या चाहते हैं कि जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, जो हमारे हाउस होल्ड हैं, वो भी अब जीरो कार्बन ट्रांजिशन में हो. सो एज अ रिजल्ट इंडिया और स्विट्जरलैंड का एक कोलैबोरेशन है एंड इट इज अंडर, जिसे ऑर्गेनाइज किसने किया था? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर इंडिया के साथ साथ कोलैबोरेशन किसकी? स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन. प्रोजेक्ट क्या है? इंडो स्विस बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट, जिसे बी प्रोजेक्ट भी कहा गया है. तो दोनों मिलकर अब काम किस पे कर रहे हैं? जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन buildings. So next question we have is, can consider the following statements regarding cheetah. First, it is the fastest terrestrial animal. Second, like all big cats, cheetah has fully retractable claws. Third, IUCN red list status of Asiatic cheetah is vulnerable. Which of the above statements is or are correct? A, 1 only, B, 2 and 3 only, C, 1 and 2 only, D, 1 and 3 only. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. तो चीता का साइंटिफिक नेम है क्या? Acinix jubatus, जो कि एक लार्ज कैट है नेटिव टू अफ्रीका एंड सेंट्रल ईरान. तो इंडिया में भी अब इसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है. तो एक पुराना फैक्ट है, फास्टेस्ट लैंड एनिमल. तो अब इसे बाकी बिग कैट्स के साथ जब कंपेयर किया जा सके तो बॉडी जब हम देखते हैं, फिजियोलॉजिकल हम चीजें देखते हैं, दैट इज कि लाइट है, स्लिम बिल्ट है एंड साथ ही साथ लॉन्ग थिन लेग्स भी हैं एंड लॉन्ग स्पॉटेड टेल है, जो कि फास्ट रनिंग में इसको हेल्प करती हैं. तो सेकंड स्टेटमेंट की जब हम बात करें, स्लाइटली कर्व क्लॉज है, जो कि वीकली रिट्रैक्टेबल यानी कि सेमी रिट्रैक्टेबल है. सो ये डिफरेंशिएट करता है इसे अदर बिग कैट्स से जिनके क्लॉज क्या है? फुली रिट्रैक्टेबल होते हैं. एंड साथ ही साथ उनकी हंटिंग एक्टिविटी की बात करें, दे आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे और हंट करते हैं या तो अर्ली मॉर्निंग में या लेट इवनिंग में. तो कार्निवोरस एनिमल्स हैं. तो एशियाटिक चीता की बात करें, सब स्पीशीज है चीता के, कन्फाइंड टू किस पे है? सेंट्रल ईरान एंड नाउ इन इंडिया. तो ओनली सर्वाइविंग चीता पॉपुलेशन इज इन एशिया. तो IUCN की रेड बुक लिस्ट की बात करें, चीता वल्नरेबल लिस्ट में है एंड एशियाटिक चीता की बात करें तो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि कृतज्ञ 3.0 अ नेशनल लेवल हैकेथन रिसेंटली कंडक्टेड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? A, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, B, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, C, Ministry of Finance, D, Ministry of Education. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. तो इसने कोलैबोरेशन की किसके साथ? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च. तो एक नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट
एंड क्रॉप साइंस डिवीजन वो क्या ऑर्गेनाइज कर रही है, हैकेथन 3.0, जिसका क्या नाम दिया गया, कृतज्ञ। क्या प्रमोट कर रही है कि स्पीड ब्रीडिंग फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट। तो वो क्या है, अब बेसिकली इसमें पार्टिसिपेट की कौन कौन कर सकता था, दैट वाज स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, टीचर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, एंड इवन की जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। एंड इसका मेन एम क्या है कि हम हमारी जो फार्मिंग टेक्निक्स है ना, फार्मिंग टेक्निक्स को मैक्सिमम तरीके से एंड विद द मिनिमम, हम बात करें इसकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, मिनिमम हमारे जो पैसे इसमें लगे, मिनिमम कैपिटल के साथ हम एक इनोवेटिव तरीके से हमारी जो क्रॉप मैनेजमेंट है उसमें कैसे इंप्रूवमेंट लेकर आ सके एंड फार्मिंग को मैक्सिमम तरीके से कैसे हम मैकेनाइज कर सके। इसलिए ये अब एक नए तरीके का हैकेथन यानी कि एक नए तरीके का ऐसा इनोवेटिव एक प्लेटफॉर्म दिया गया था कृतज्ञ, ठीक है, जिसके थ्रू आप अपने आइडियाज को शेयर कर सकते थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज Shahid Beheshti Port is located at which water body? A. Gulf of Oman, B. Red Sea, C. Gulf of Aden, D. Mediterranean Sea. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गल्फ ऑफ ओमान। तो जो शहीद बेहेश्ती पोर्ट है इसके साथ साथ एक और पोर्ट है दैट इज शहीद कलंतरी पोर्ट। ये दोनों पोर्ट मिलकर क्या बनाते हैं, द वेरी फेमस चबाहर फोर्ट। ठीक है, तो ये चबाहर पोर्ट जो है द ओनली ओशियानिक पोर्ट ऑफ ईरान। ठीक है, सो इंडिया का डिस्टेंस यहां से 72 किलोमीटर का रह जाता है फ्रॉम ईरान। सो अब इंडिया का मेन फोकस क्या है कि वो ईरान के साथ अपने रिलेशंस विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड उसे और भी ज्यादा बढ़ा सके, एंड मेन मोटिव क्या है कि यहां से पाकिस्तान जो है उसे एलिमिनेट किया जा सके। सो एज अ रिजल्ट चबाहर पोर्ट के साथ पर्टिकुलरली अब बहुत ज्यादा ट्रेड जो है इंडिया बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से रिडक्शन ऑफ 40% ऑन द ड्यूटीज हैज बीन गिवन बाय इंडिया, ताकि फर्दर जो है ईरान के साथ ट्रेड जो है उसे बढ़ाया जा सके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि with reference to PM Pranam, consider the following statements. First, it is launched by Ministry of Chemicals and Fertilizers. Second, the scheme focuses on reducing the burden of distressed farmers by giving higher subsidies on fertilizers. Select the correct statements using the code given below. A1 only, B2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रही है कि पीएम प्रणाम की जब हम फुल फॉर्म बात करें दैट इज प्राइम मिनिस्टर प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। लॉन्च कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो वो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि इसका एम क्या है स्कीम का कि रिड्यूस करने हैं यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर, फर्दर कि रिड्यूस करें हम सब्सिडीज उसके ऊपर। सो बेसिकली इसका क्या काम है, ये जो स्कीम है अभी येट टू बी लॉन्च्ड है। ठीक है, अभी लॉन्च नहीं की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, बट माना जा रहा है कि ये स्कीम है, इसका एम यही होगा कि केमिकल फर्टिलाइजर्स की जो यूजेज है एग्रीकल्चर के अंदर वो कम की जाएगी। क्योंकि इस बार की जब हम बजट को देखते हैं तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का बजट जो है दैट इज 1.62 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, तो अब माना जा रहा है कि जो नेक्स्ट ईयर का बजट विद रिस्पेक्ट टू द सेम होगा वो अमाउंट जो है इसके नियरली डबल होने वाली है। सो एज अ रिजल्ट अब डबल होगी जब अमाउंट, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूजेज एग्रीकल्चर के अंदर उतना भी बढ़ जाएगा। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज क्वाइट चिंतित अगर हम बात करें इस विषय को लेकर कि केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है उसकी यूजेज बहुत ज्यादा बढ़ गई है जब हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। सो एज अ रिजल्ट हमें एक ऑल्टरनेटिव मेथड जो है वो यूज करना है, ऑल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स को अब हमें लेकर आना है पिक्चर में कि एक एग्रीकल्चर में हम उसे यूज कर सके। इसी वजह से पीएम प्रणाम स्कीम विद द बेसिक एंड द सेम अमाउंट ऑफ बजट एलोकेटेड हम उसे यूज करें ताकि केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है वो कम से कम यूज किए जा सके इन द एग्रीकल्चर industry itself. So next question we have is, consider the following statements about Swachh Sujal Pradesh certification. First, the certification is issued by Ministry of Housing and Urban Affairs. Second, Andaman and Nicobar Islands have got India's first Swachh Sujal Pradesh certification. Third, the certification is provided for ensuring safe and secure drinking water supply, ODF plus status, and awareness about cleanliness and convergence of schemes. Which of the above statements are correct? A1 and 3 only, B1 and 2 only, C 2 and 3 only, D all of the above. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो स्वच्छ सुजल प्रदेश की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है वो इन्वॉल्व है। तो जो यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर है उन्होंने डिक्लेयर किया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को इंडिया का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश। तो सारी विलेजेस जो भी अंडमान निकोबार आइलैंड की उनको सर्टिफाई कर दिया गया है कि हर घर जल यानी कि हर घर में टैप वाटर है, और वेरीफाई किया है उनको कि ओपन डिफिकेशन
फ्री प्लस स्टेटस उनको दे दिया गया है कि ओपन डिफिकेशन वहां पे नहीं हो रही है। तो यूनियन गवर्नमेंट अभी किस चीज के ऊपर फोकस कर रही है, जो स्वच्छ अभियान है उसके अंडर कि सैनिटेशन प्रॉपर हो, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो लास्ट के कुछ सालों में। साथ साथ जो सर्टिफिकेशन है वो ये प्रोवाइड कर रही है कि सेफ और सिक्योर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मिले, साथ ही साथ ODF प्लस स्टेटस है और अवेयरनेस अबाउट क्लीनलीनेस एंड कन्वर्जेंस ऑफ द schemes. So next question we have is which of the following animals are categorized as critically endangered under the IUCN Red List? First, Kashmir stag. Second, pygmy hog. Third, great Indian bustard. Fourth, Asiatic cheetah. Select the correct answer from the codes given below. A 1, 3 and 4 only. B 1 and 3 only. C 2, 3 and 4 only. D 2 and 4 only. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1, 3 एंड 4 ओनली। कि जो पिग्मी हॉग है वो एंडेंजर्ड लिस्ट में है IUCN के, वेरस जब हम बात करें कश्मीर स्टैग की, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, एशियाटिक चीता की, तो IUCN की रेड लिस्ट में जब हम बात करें क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में इन तीनों का ही नाम है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर किर्गिस्तान? फर्स्ट कजाकिस्तान, सेकंड अफगानिस्तान, थर्ड उज्बेकिस्तान, फोर्थ तजिकिस्तान, फिफ्थ चाइना। ऑप्शंस क्या है? ए में 1, 2, 3 एंड 4 ओनली, बी में 1, 3, 4 एंड 5 ओनली, सी 3 एंड 4 ओनली, डी 1, 2, 3, 4 एंड 5 यानी कि ऑल ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि अफगानिस्तान को छोड़कर बाकी चारों की चारों कंट्रीज जो है वो बॉर्डर करती हैं किर्गिस्तान को, क्योंकि किर्गिस्तान के नॉर्थ की जब हम बात करें कजाकिस्तान है, तो जब हम बात करें ईस्ट की या साउथ ईस्ट की तो वहां पे चाइना है, टोटली अगर हम साउथ की बात करें तजाकिस्तान है, देन वी हैव उज्बेकिस्तान वेस्टर्न साइड पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। फर्स्ट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज द ओनली UN बॉडी विद द अथॉरिटी टू इशू बाइंडिंग रेजोल्यूशंस। Second, all decisions of the United Nations Security Council must be approved by the United Nations General Assembly to be enforced. Third, United Nations Security Council can take action in situations threatening international peace and security. Which of the above statements are correct? A 2 and 3, B 1 and 3, C 3 only, D all of the above. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के फर्स्ट एंड थर्ड जो स्टेटमेंट्स है बिल्कुल करेक्ट है। कि जो डिसीजंस है चैप्टर 7 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर के अंडर इकोनॉमिक सैंक्शंस हो या कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल सिक्योरिटी, वो बाइंडिंग है यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर्स हैं, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा अगर इम्पोज किए जा सके तो वो बाइंडिंग रेजोल्यूशन होंगे। तो जनरल असेंबली सिर्फ इसमें रिकमेंडेशंस दे सकती है, वेरा सिक्योरिटी काउंसिल का यहाँ पे अपर हैंड है। तो अब कोई भी वीटो जो है 5 परमानेंट मेंबर्स के द्वारा यूनाइटेड नेशंस की अगर होती है, इट कैन नॉट बी सबमिटेड टू द रिव्यू ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास अथॉरिटी है यूनाइटेड नेशन चार्टर के अंडर कि वो एक्शंस ले सकती है कोई भी ऐसी थ्रेटनिंग सिचुएशन हो टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ एनी ऑफ द कंट्री विच इज अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड nations. So next question we have is कि with reference to international sea treaty, consider the following statements. First, the treaty aims at establishing a global system to provide farmers, plant breeders and scientists with the access to plant genetic materials. Second, India is not the signatory of this treaty. Select the correct statement using the codes given below. A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए की फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कि जिसको हम अब प्लांट ट्रीटी या इंटरनेशनल सीड ट्रीटी बोलते हैं, उसका बाकी पूरा नाम भी क्या है? इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। इसको हम ITPGRFA भी कहते हैं। अब इसका एम क्या है कि ग्लोबल सिस्टम को सेटअप करना है ताकि प्रोवाइड कर सके फार्मर्स को, प्लांट ब्रीडर्स को या साइंटिस्ट को एक्सेस टू प्लांट जेनेटिक मटेरियल, एंड इंडिया एक सिग्नेटरी है इस ट्रीटी का। तो जब हम बात करें इसकी एस्टैब्लिशमेंट की, तो 2001 में फाइनली जो 31st सेशन हुआ था ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, तो अब इसी सेशन में इसकी एस्टैब्लिशमेंट की बात हो गई थी। बट जब हम इसकी इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो ये जो ट्रीटी है 2004 में फाइनली पिक्चर में आती है, आफ्टर विच व्हाट वाज एस्टैब्लिश्ड कि जो ग्लोबल सिस्टम है जिसमें फार्मर्स, प्लांट ब्रीडर्स या साइंटिस्ट इंक्लूड होंगे, उनको एक्सेस दिया जाएगा टू बेसिक प्लांट जेनेटिक मटेरियल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टिवली। सो एज अ रिजल्ट यहाँ पे हम शेयरिंग की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू प्लांट जेनेटिक मटेरियल्स जिनके ऊपर रिसर्चेज हो रही हैं, एंड यहाँ पे साथ ही साथ बात होती है राइट ऑफ द फार्मर्स की, दैट इज राइट टू फार्मर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज
कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स फेमस रेवोल्यूशंस एसोसिएटेड कंट्रीज के साथ. फर्स्ट, ऑरेंज रेवोल्यूशन यूक्रेन. सेकेंड, ट्यूलिप रेवोल्यूशन चाइना. थर्ड, जैस्मिन रेवोल्यूशन हांगकांग. हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड? A, only one pair. B, only two pairs. C, none of the pairs. D, all the three pairs. So, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द फर्स्ट पेयर जिसको हम ऑरेंज रेवोल्यूशन कह रहे हैं, एसोसिएटेड विद यूक्रेन. सो अब हम यहाँ रेवोल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो अब ये एसोसिएटेड कंट्रीज जो हैं वो एक्चुअली में करेक्ट हैं, जो करेक्ट आपको आंसर्स दिए गए हैं कि ऑरेंज रेवोल्यूशन यूक्रेन, टुलिप रेवोल्यूशन किर्गिस्तान, जैस्मिन रेवोल्यूशन ट्यूनीशिया. तो अब तीनों के तीनों रेवोल्यूशंस जो हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के साथ कंसिडर किए जाते हैं, जोड़ा जाता है इनका नाम, जिसमें फाइनली जो कि सिटिंग प्रेसिडेंट से उनकी गवर्नमेंट गिर गई थी. ठीक है, तो अब स्टोरी में शॉर्ट में आपको बताती हूँ. ऑरेंज रेवोल्यूशन में अगर हम यूक्रेन की बात करें 2004 या 2005 की बात है. ठीक है, तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे उनसे पहले, जो ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले वाले इलेक्शन थे, उसमें जो थे कुचमा थे उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, जिन पे ये आरोप लगा था कि उन्होंने एक, अगर हम जर्नलिस्ट की बात करें, उन्हें मरवाया है. तो आफ्टर दैट उन्होंने अपनी 2 टर्म्स एज अ प्रेसिडेंट सर्व की. बट लेटर ऑन थर्ड टाइम पे जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की हम बात करते हैं, व्हाट हैपेंड वाज कि जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे हमारे यूक्रेन के, दैट वाज विक्टर यानुकोविच. ठीक है, he was made as a presidential candidate. So as a result he wins the election and later on what happens is कि जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर देते हैं. So अब ऑरेंज रेवोल्यूशन नाम इसलिए पड़ा कि जो विक्टर यानुकोविच थे, he was taking और he was given the campaign का जो कलर वो यूज कर रहे थे फॉर कैंपेनिंग, दैट वाज ऑरेंज. तो ऑरेंज रेवोल्यूशन इसका नाम पड़ गया. इसके अलावा टुलिप रेवोल्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं किर्गिस्तान की, तो उस टाइम पे जो सिटिंग प्रेसिडेंट थे उस टाइम के, दैट वाज अस्कर अकेयार. ठीक है, तो अस्कर अकियार जो थे उन्होंने खुद से ही कहा था कि वर्ल्ड में अब बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन को कलर के नाम दिए जा रहे हैं, कि मैं किर्गिस्तान में किसी भी तरह का रेवोल्यूशन, किसी भी कलर्ड रेवोल्यूशन नहीं चाहता. तो टुलिप रेवोल्यूशन उन्होंने खुद ही नाम दिया था. तो दिस ऑल्सो टुक प्लेस इन द ईयर ऑफ 2005. तो फाइनली इनकी गवर्नमेंट भी गिर जाती है. तो टूनिशिया की जब हम बात कर रहे हैं तो जैस्मिन रेवोल्यूशन यहाँ पे आता है. एंड अब जैस्मिन रेवोल्यूशन नाम किस लिए आया, क्योंकि टूनिशिया को जो नेशनल, अगर हम फ्लावर की बात कर रहे हैं, सॉरी, दैट इज जैस्मिन. सो अब सेम यहीं पे बात होती है, दैट इज अल अबेदीन बिन अली, जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट होते हैं, उनको भी गवर्नमेंट से गिरा दिया जाता है. सो एज अ रिजल्ट अब जैस्मिन रेवोल्यूशन टूनिशिया में भी हुआ था इन द ईयर ऑफ 2010-2011. So next question we have is, with reference to International Criminal Court, consider the following statements. First, it is the official court of the United Nations. Second, India is one of the signatories of ICC. Third, it is the first and only permanent international court with jurisdiction to prosecute individuals for international crimes. Which of the statement given above is or are correct? A 1 and 2 only, B 3 only, C 2 only, D 2 and 3 only. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के थर्ड स्टेटमेंट इज ओनली करेक्ट. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जब हम बात करें, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस का ये पार्ट नहीं है और इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है. एंड ये पहला ऐसा कोर्ट था जिसकी परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है, जुरिसडिक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड है, किस लिए कि प्रोसिक्यूट करे इंडिविजुअल्स को इंटरनेशनल क्राइम्स के लिए. तो बेसिकली जब इसकी एस्टैब्लिशमेंट की बात करें, 2002 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था रोम ट्रीटी के अंडर. तो रोम ट्रीटी ने क्या किया था, रोम ट्रीटी के अंडर 4 तरह के क्राइम्स जो है उन्हें एस्टैब्लिश किया गया था, जिसमें वॉर क्राइम्स, जेनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और क्राइम्स ऑफ एग्रेशन. तो अब कोई भी ऐसी सिचुएशन इंटरनेशनली आ जाती है जहां पे हमारे जो एपेक्स कोर्ट है विद रिस्पेक्ट टू जुरिसडिक्शनल प्रॉब्लम या किसी भी तरह के प्रॉब्लम में हल या डिसीजन नहीं दे पाता है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में वो केस चलता है एंड फाइनली द डिसीजन इज गिवन अकॉर्डिंगली. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, with reference to national logistic policy, consider the following statement. First, the policy proposes a unified logistics interface platform which moves all logistics and transport sector digital services into a single portal. Second, the policy aims at improving the country's logistics performance index ranking and to be among the top 25 countries by 2030. Which of the statement given above is are correct? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2.
सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है कि जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है वो एक यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म को जो है सेटअप करती है। तो बेसिकली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है इस टाइम पे, सिंगल विंडो सिस्टम जो है उसे इस्टेब्लिश करना चाहती है, अंडर विच अभी हम मेनली काम कर रहे हैं किस चीज पे, नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसीज पे। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जो जितनी भी हमारी लॉजिस्टिक्स होगी उसको भी लेटर ऑन जो है कवर अप करेगा। सो एज ए रिजल्ट सारे के सारे जितने भी लॉजिस्टिक्स हो रहे हैं, जितनी मूवमेंट हो रही है कार्गो की, सारी की सारी एक अंडर अ सिंगल विंडो जो है वो एक्सेसिबल होगी टू द नॉर्मल पब्लिक एज वेल। साथ ही साथ ये एम क्या करना चाहता है कि इंडिया की जो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस है वो रैंकिंग 25 में, टॉप 25 कंट्रीज में इंडिया का नाम आ जाए बाय द ईयर ऑफ 2030। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल एंड ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ए, इवैक्यूएशन ऑफ इंडियंस फ्रॉम फॉरेन नेशंस, बी, एंटी नक्सल ऑपरेशंस, सी, raids conducted by ED, D, preservation of wildlife. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंटी नक्सल ऑपरेशंस। तो सीआरपीएफ की जब हम बात करें, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, वो लॉन्च करती है बहुत सारे, अगर हम बात करें ऑपरेशंस की, दैट इज ऑपरेशन ऑक्टोपस हो गया, डबल बुल हो गया, थंडरस्टॉर्म एंड चकारबंद हो गया। इसके अलावा अभी ऑपरेशन बुलबुल जो है उसे भी लॉन्च किया गया था तो सीआरपीएफ के द्वारा। अब किसके लिए? ताकि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जिसे हम नक्सलिज्म बोलते हैं उसे इरेडिकेट करने के लिए। अब लेटेस्ट जो है न्यूज के अकॉर्डिंगली बिहार में ऐसा कोई भी फिलहाल डोमिनेटिंग नक्सलाइट ग्रुप नहीं है जो अब डोमिनेट कर सके टू द गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट को तंग कर सके, या लोगों को तंग कर सके। एंड साथ ही साथ इनका मेन एम क्या रहता है कि जितने भी इलीगल ट्रेड्स चल रहे हैं विद द हमारी नेबरिंग कंट्रीज उसे रोका जा सके। अभी रिसेंट जो इलीगल ट्रेड से जो नक्सलाइट्स के हो रहे थे वाज विद चाइना, जिसे इरेडिकेट कर दिया गया है इन द फॉलोइंग ऑपरेशंस व्हिच वर टेकन डाउन बाय द सीआरपीएफ रिसेंटली। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।